देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। बड़ी खबर जो आज सीएम मनोहर लाल पंचकुला दौरे पर है, तो वहीं आपको बता दें कि सीएम ने फ्लैगशिप कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान सीएम ने किसानों से संवाद भी किया और क्या कुछ सीएम कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। आपसे सीधा बात कर रहे हैं। नमस्कार मुख्यमंत्री साहब जी। हाँ नमस्कार भाई बलबीर जी, आप माइक्रो इरिगेशन पर खेती कर रहे हैं? हाँ जी, मैं माइक्रो इरिगेशन पर खेती कर रहा हूँ। कितने तो मेरे पास जैन इरिगेशन की टीम 2019 में मेरे पास आई थी। तो मुझे गाइड किया था कि आप में यूज करें। तो मैंने 2 एकड़ गन्ने में 2019 में अपना लगाया था, जिससे कि मेरी गन्ने की अच्छी पैदावार हुई है और पानी भी मेरा बचा है। उसके बाद लास्ट ईयर इन्होंने मुझे धान में 1 एकड़ का ट्रायल करने के लिए दिया था। अभी भी हम धान के खेत में ही बैठे हैं जहाँ पे हमने ये लगाई हुई है। आप खेत से ही बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं खेत से ही बात कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। देखिए टेक्निक का जमाना कि अपने खेतों में बैठा हुआ हमारे से बात कर रहा है। अच्छा ये बताइए, जब आपने गन्ना आपने खेत में इरिगेशन लगी हुई है जहाँ पे हमने धान में ड्रिप लगाई हुई है, ये जैन इरिगेशन ने हमें प्रोवाइड कराया था। जैन इरिगेशन तो भाई दूर तक पहुंच गया। मैं इजराइल गया था तो वहां भी मुझे जैन इरिगेशन वाले मिल गए हैं। हाँ जी, बहुत ही कोऑपरेटिव है ये, मतलब कि बहुत साथ देते हैं फार्मर का। मतलब कि हर उस पे मतलब इन्होंने डॉक्टर रखा हुआ था तो हमें गाइड करता था कि कौन सी दवाई हमें यूज करनी है और कैसे हमें यूज करनी है। आज प्रॉपर मतलब फर्टिलाइजेशन का भी इन्होंने मुझे बहुत साथ दिया है। अच्छा ये बताइए, जब आपने गन्ना बोया है और उसमें माइक्रो इरिगेशन से सिंचाई की है तो वो गन्ना पहले की अपेक्षा कम हुआ कि ज्यादा हुआ? सर वो उसमें थोड़ा मतलब कि मान के चलो 5-10% एक्स्ट्रा ही मेरे को यील्ड मिली है। ज्यादा ही मिली है? बहुत बढ़िया। लोग तो ये कहते हैं कि माइक्रो इरिगेशन से जाओगे तो फसल की मात्रा कम हो जाएगी, कम उपज होगी। आप कहते हैं 10% ज्यादा हुई है। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात। ये है कि हम उसके पानी देते रहते हैं, जब कटाई के लास्ट टाइम तक हम पानी दे सकते हैं। और खाद प्रॉपर, क्योंकि गन्ना जब फटा हो जाता है हम खाद नहीं घेर सकते हाथ से। अब जो खाद पानी जो आप लेते हैं, पानी जो लेते हैं ये ट्यूबवेल का पानी है या नहर का पानी है जिससे माइक्रो इरिगेशन से आप सिंचाई करते हैं? सर ये ट्यूबवेल का पानी है जी हमारे यहाँ। ट्यूबवेल से ले रहे हैं, नहर नहीं लगती होगी भी वहां? नहर हमारे पास नहीं लगती है। ठीक है, क्योंकि माइक्रो इरिगेशन तो ये नहर से भी हो सकता है और ट्यूबवेल से भी हो सकता है। बहुत अच्छा। चलिए, और कहां से जुड़े हैं लोग? धन्यवाद धन्यवाद। हमारे दूसरे किसान जो जुड़े हुए हैं उनसे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीधी बात करना चाह रहे हैं। टेक्निकल टीम से निवेदन। वो कहां से, अंबाला से कि दूसरे किसी स्थान से? यमुनानगर से जुड़े हुए हैं सर। यमुनानगर से। जोड़ो भाई, यमुनानगर से हकम जी। हिसार जोड़ो, कहीं ना कहीं तो जोड़ो। हकम जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? माननीय मुख्यमंत्री महोदय सीधे आपसे जुड़ रहे हैं। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार, बोलिए। मैं हाकम सिंह, यमुनानगर। हाकम सिंह जी कहाँ, यमुनानगर कहाँ से बोल रहे हैं? जगोड़ी गांव है जी, यमुनानगर से जी। कौन सा गांव है? रादौर ब्लॉक में। रादौर ब्लॉक में जगोड़ी। हाँ बोलिए। इरिगेशन आप कैसे माइक्रो इरिगेशन कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? माइक्रो इरिगेशन से कर रहे हैं जी, प्लस स्प्रिंकलर है जी। कितने एकड़ में आपने, कितनी एकड़ में सिंचाई की है? 21 एकड़ में सिंचाई कर रहे हैं जी। 21 एकड़ में माइक्रो इरिगेशन कर रहे हैं जी। आपका तो अनुभव बहुत बढ़िया होगा। फिर आप कब से कर रहे हैं माइक्रो इरिगेशन, बताइए। 8 महीने हो गए जी। गन्ना तैयार किया जी। 8 महीने से ये गन्ना तैयार किया और डीएसआर धान लगाई। तो इससे पहले खुली सिंचाई करते थे? इससे पहले खुली सिंचाई करते थे जी। तो ट्यूबवेल से करते हैं कि नहर के पानी से? नहर तो हमारी बंद होगी जी, तब दोपहर नल भी हमारे पास तो ट्यूबवेल है जी। अब ट्यूबवेल से ही करते हैं?
पहले कितने घंटे ट्यूबवेल चलाना पड़ता था जब माइक्रो इरिगेशन नहीं था, और अब माइक्रो इरिगेशन में कितने घंटे चलाना पड़ता है बताओ हफ्ते में? पहले 1 एकड़ में एक दिन में 8 घंटे जब लाइट चलती थी तो 8 घंटे में 1 एकड़ करने का पूरा पानी होता था जी। 8 घंटे में 1 एकड़ पहले करते थे, और अब 1 घंटे में माइक्रो इरिगेशन से 5 एकड़ में पानी दे देते हैं जी। 1 घंटे में 5 एकड़, पहले 8 घंटे में 1 एकड़, अब 1 घंटे में 5 एकड़। देख लो कितना पानी की बचत और साथ में बिजली की बचत। ये ठीक है कि किसानों को बिजली का पैसा तो नहीं देना पड़ता, लेकिन सरकार के ऊपर तो वजन पड़ता है ना। एक ट्यूबवेल का लगभग 1 लाख रुपया साल का सब्सिडी लगती है, यानी जो देनी पड़ती है हमको, और अगर ये उसका 40वां हिस्सा कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका 1 लाख का हमको भी 2,500 रुपये देना पड़ेगा, 87,000 रुपये तो वही बचेगा। बहुत बढ़िया। पानी की भी बचत है जनाब, पानी की भी बचत हो रही, बिजली हाँ, की तो बचत है ही। पानी की बचत। और वो जो नीचे ट्यूबवेल में हर 3 साल बाद एक पाइप डालना पड़ता था, अब वो डालना पड़ेगा आपको? जी अभी भी डालना पड़ेगा? नहीं। अब नहीं डालना पड़ेगा वो, क्योंकि लगभग 1 मीटर पानी हर साल नीचे चला जाता है। तो 3 साल में 3 मीटर यानी 20 फुट चला गया, 20 नहीं 10 फुट चला गया। तो 10 फुट का पाइप हर 3 साल में नीचे डालना पड़ता है। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ो। धन्यवाद। धन्यवाद। दूसरे अगर किसान लाइन पर हैं, निवेदन अंबाला से आवाज सुनाई दे रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आपसे जुड़े हुए हैं। लखविंदर जी बोलिए। लखविंदर जी। सत श्री अकाल माननीय मुख्यमंत्री जी। जी सत श्री अकाल जी। आपका सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पानी बचाने के लिए एक अच्छी योजना, जिसका किसानों के ऊपर कोई बोझ नहीं डल रहा और सरकार पूरी सहायता दे रही है, और ये जो योजना है पानी बचाने की, इसके लिए बहुत तहे दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं माननीय मुख्यमंत्री। इस पानी बचाने का लाभ, इसका लाभ किसको होगा? पानी बचाने का आपको होगा कि अगली आने वाली संतान को भी होगा? मेरे बच्चों को पानी मिल सकेगा जी, वरना वो आने वाले टाइम में पानी नहीं मिलेगा जी। हाँ, यानी अपने कोई नहीं, अपने बच्चों को भी फायदा कर रहे हैं अभी से हम। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और आपने अमृत सरोवर के नाम से जो योजना चलाई है, वो भी इसके साथ जोड़ के, जो काडा की टीम है वो खेत में तालाब का पानी भी हमारे लेके आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो तालाब के पानी से, तालाब है उसका पानी, तालाब के पानी से भी आप, के पानी, हाँ तालाब के पानी से भी इरिगेशन कर पाएंगे। ये एक ऐसा यूनिक आइडिया है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो आपने किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि हमारी पुश्तों को बचाने के लिए एक शुरू किया है माननीय मुख्यमंत्री। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और आपका तहे दिल से धन्यवाद सर, क्योंकि आप किसी प्रॉफिट के लिए, सरकार प्रॉफिट के लिए काम नहीं कर रही, हमारी पुश्तों को बचाने के लिए, पानी को बचाने के लिए कर रही है। और जो वाटर रिचार्ज का है प्रोजेक्ट, वो भी बहुत अच्छा है सर, मैं उसके अंदर भी शामिल हो रहा हूँ। और इवन मैं अपनी जो छत का पानी है, खेत ग्राउंड का पानी है घर के आसपास, वो भी खेत के अंदर ड्रेन के माध्यम से लेके जाता हूँ, उसको पाइप में नहीं ले डालना पड़ रहा है सर। बहुत अच्छा। कहाँ, कौन सा गांव है आपका? समानी गांव है माननीय मुख्यमंत्री जी। समानी, अंबाला में घर? हाँ जी, हाँ जी, अनेक कुरुक्षेत्र में सर। जब भी आप दर्शन देंगे, एक घर के कोने में मैंने एक 10 फीट का पाइप लगाया है सर, सारा पानी वहां इकट्ठा होता है और खेत के अंदर वो पाइप ले जाके छोड़ दिया है जी, वो सीधा खेत की सिंचाई के काम आता है, बारिश का पानी। खेत में और क्या क्या बोया हुआ है? धान बोया है और भी कुछ बोया है? धान के अलावा जी गन्ना भी है, पीछे देख पा रहे हैं आप, और हाँ। तिल का भी मैं प्रयोग कर रहा हूँ, ज्यादा नहीं किया, पिछले 2-3 साल से मैं 2 कनाल में तिल भी बोता हूँ सर। बहुत अच्छा। उसके अंदर पानी की आवश्यकता बहुत कम है, बरसात का ही पानी उसके अंदर यूज होता है सर। और तिल एक अच्छी फसल है और हमें बढ़िया तेल भी मिलता है सर उससे जी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई आपको। और आप पीछे देखेंगे ये पौधे भी लगाए हुए हैं सर मैंने, ये आसपास 50 पौधे रोपित कर चुका हूँ हॉर्टिकल्चर के सहयोग से, और बाग भी मैं प्रस्तावित है, मैं लगाऊंगा।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय, धन्यवाद सर, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं सर। धन्यवाद, बहुत बहुत टेक्निकल टीम का धन्यवाद, और जितने भी प्रगतिशील किसान जुड़े उनका भी धन्यवाद। और निश्चित रूप से आप देखते हैं कि सड़कों के उद्घाटन हो रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, लेकिन आज एक किसान कह रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने हमारे बच्चों के लिए पानी बचा दिया है। बहुत बड़ी बात है देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों के साथ इस बात से अभिनंदन करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और एक बार फिर से मैं आप सबकी ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मंच पर आमंत्रित करता हूं। वो हमें आशीर्वाद देंगे, हमारा मार्गदर्शन करेंगे। बताना चाहूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी की करनी और कथनी में जरा सा भी अंतर नहीं है, बस एक ही सोच है, हरियाणा का विकास किस प्रकार से हो, चहुमुखी विकास किस प्रकार से हो। जोरदार तालियों के साथ देवी और सज्जनों माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज की इस संगोष्ठी में मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, भारत सरकार, हरियाणा सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री जेपी दलाल जी, जो स्वयं कृषि विभाग और किसान कल्याण विभाग के मंत्री हैं, इस क्षेत्र के हमारे माननीय सांसद श्री रतनलाल कटारिया जी, हरियाणा वाटर अथॉरिटी की हमारी चेयरमैन आदरणीय बहन केशनी आनंद अरोड़ा जी, सिंचाई विभाग के एसीएस श्री देवेंद्र सिंह जी, मिकाडा के प्रशासक डॉक्टर सतवीर काद्याण जी, मंचासीन और सामने सभागार में बैठे हुए सभी अन्य अधिकारीगण, सज्जनवृंद और मेरे किसान भाइयों बहनों, आज का ये अवसर वास्तव में ही हमारे एक विशेष प्रकार की जो योजना, एक दिशा किसान के लिए हमने पिछले समय से बनाई, उसमें एक मील का पत्थर ये साबित होने जा रही है। आज हम सूक्ष्म सिंचाई इस प्रदर्शन के कार्यक्रम की ये शुरुआत कर रहे हैं। केवल शुरुआत कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि पानी की हर बूंद को समेटने, सहेजने और उसका एक उच्चतम उपयोग करने की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। कहते हैं जल ही जीवन है, जल के बिना कुछ नहीं। लेकिन एक लगातार चलती हुई जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में हम देखते हैं कि जल जो है वो निरंतर एक प्रकार से उसका, चाहे पानी से दोहन हो, चाहे हमारे अन्य स्रोत हो, जितना उपयोग हम कर रहे हैं उसमें उस पानी की उपलब्धता उतनी नहीं है। तो आज तो मैं कहूंगा कि पानी की उपलब्धता और उसका उपयोग, इसके ऊपर विचार विमर्श ये हम करेंगे। बेस्ट मैनेजमेंट फॉर वाटर, ये हमारा थीम है। पानी तो जितना है उतना है, अब उस पानी को हम किसी प्रकार से बना नहीं सकते हैं, लेकिन प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। आज तकनीक का युग है और इस तकनीक के युग में तकनीक हमको सिंचाई के जो नए आयाम, उसमें जो सूक्ष्म सिंचाई है उसका तरीका बता रहे हैं। तो इस तकनीक का उपयोग करते हुए पानी कम से कम उपयोग करके और उसकी उपयोगिता कैसे ज्यादा बढ़ाएं, उसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि मित्रों, हम जानते हैं कि पानी जो है, इसका जो महत्वपूर्ण सबसे पहला उपयोग है वो है पीने का पानी। पीने के पानी के बाद सिंचाई का जो काम है वो पानी से हम करते हैं। अन्य उपयोगों में भी आता है, लेकिन दो ये इतने महत्वपूर्ण उपयोग हैं कि जिसके बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। अब पीने का पानी, भले ही जितना पानी है उसकी उतनी मात्रा नहीं लगती, उसमें कम मात्रा लगती है, अधिक मात्रा तो सिंचाई के पानी में लगती है। और जब अधिक मात्रा सिंचाई में लगती है, कल को पानी का अगर संकट आता तो बचाने की जब बात आएगी तो उसी हिसाब से जैसे उपयोग होता है जिस मात्रा में, उसी हिसाब से हम बचा सकते हैं। लेकिन जहां तक पीने का पानी है, इसमें हम बचाने का सोच ही नहीं सकते, बल्कि हमारे शरीर को पानी की उपयोगिता ज्यादा होती है। हमको तो डॉक्टर भी कई बार कहते हैं ज्यादा पानी पियो।
प्रतिदिन अगर हम 2 लीटर पानी पीते हैं तो 2.5 लीटर पीने के लिए कहते हैं, 3 लीटर पीने के लिए कहते हैं। अगर हम 5 गिलास पानी प्रतिदिन पीते हैं तो उसमें से 2 गिलास कम करेंगे तो शरीर क्षीण हो जाएगा, शरीर अस्वस्थ हो जाएगा। अब रह गया सिंचाई की बात, क्योंकि अधिकांश पानी जो हमारा 85% पानी जो सिंचाई के उपयोग में आता है, बचाने की गुंजाइश है तो सिंचाई के पानी में गुंजाइश है और कहीं गुंजाइश नहीं है। अब नई विधि विधान जो आ गए हैं उसमें से लगता है कि पानी जो है इसकी सिंचाई जो फ्लड इरिगेशन हम करते हैं, खुली, यानी एक प्रकार से खेती के अंदर जब पानी का उपयोग करते हैं तो उसका फसल को कोई बहुत उपयोग नहीं होता है। फसल को उपयोग के लिए तो उसकी जड़ों में सिर्फ बूंद बूंद पानी भी डाला जाएगा, तो उस नाते से उसका उपयोग करके उसमें से बचा सकते हैं। तो इसलिए ये जो विधि है ये हमको यानी सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, टपका सिंचाई, फुहारा सिंचाई, इसी में से मिल सकता है, ताकि हम पानी की अधिकांश मात्रा इसमें से कैसे हम बचा सकते हैं। मित्रों, अब पानी का एक दूसरा भी एक पक्ष हमको ध्यान करना पड़ेगा कि हरियाणा का अगर हम विषय लेते हैं, हरियाणा में पानी की उपलब्धता दूसरे प्रदेशों के अनुसार उतनी नहीं है, क्योंकि हम अपनी नदी से नाते से केवल यमुना का आधा पानी हमको मिलता, बाकी कोई नदी हमारे यहां नहीं उतरती। पंजाब में तो और भी नदियां उतरती हैं, जम्मू कश्मीर में भी नदियां हैं, उत्तर प्रदेश में भी नदियां हैं, उत्तराखंड और हिमाचल क्योंकि पहाड़ी इलाका है उनको उस प्रकार की उतनी आवश्यकता नहीं है नहर के पानी की। तो हमारा नहरी पानी, सिंचाई के लिए जो पानी, उसकी उपलब्धता हमारे पास बहुत कम है और हमारा संकट दूसरे प्रदेशों से पानी लेने का बना हुआ है। जब हम बात करते हैं कि हमारा हिस्सा भाखड़ा से पानी हमको मिलना चाहिए, सतलुज ब्यास का पानी हमको मिलना चाहिए, उसके लिए झगड़े निरे चल रहे हैं। अब ये झगड़े जब निपटेंगे तब निपटेंगे। एक राजनीतिक भी कुछ कारण बने हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट हमारे साथ है, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया है, जब होगा होगा, लेकिन तब तक हम हाथ पर हाथ रख करके बैठे नहीं रह सकते। हमको अपना पानी जो है, जितना उपलब्ध है, उसका प्रबंधन ठीक करना पड़ेगा, ताकि हम अपने वर्तमान काम को ठीक से चला सकें। इसलिए जो कृषि में ये जो हमारा पानी काम आता है, इस कृषि के पानी की जो सबसे बेहतर जो तकनीक है, वो ये जो माइक्रो इरिगेशन है, यही है। आज माइक्रो इरिगेशन के ये जो प्रयोग के लिए हम लोगों ने इतना बड़ा ये कार्यक्रम चलाया है कि इस सिंचाई का जो प्रदर्शन 7500 स्थानों पर सूक्ष्म सिंचाई का ये प्रदर्शन, जिसका भी इनॉग्रेशन किया है, यही अपने आप में एक रास्ता है। फसलें कोई भी हो उसमें, चाहे, क्योंकि सबसे ज्यादा फसल पानी को जो पीती है वो है धान। धान की सिंचाई, उसमें जो खुले में सिंचाई करते हैं, उसका यानी एक अनुमान जो लगाया जाता है कि धान जो है 1 किलो चावल में 3000 लीटर पानी लगता है, ऐसा वैज्ञानिकों का मानना है। सबका सोचना विचारना कई बार हम सुन चुके हैं। बल्कि हिसार के हमारे एक प्रोफेसर रमेश यादव, उनसे मैं एक बार मिला, खाना खा रहे थे, चावल आ गए, मैंने कहा चावल भी ले लेते हैं। उन्होंने चावल नहीं खाए। मैंने पूछा कि आप चावल खाते नहीं हैं? कि नहीं, मैं नहीं खाता हूं। क्यों नहीं खाते हैं, कारण क्या है? कई बार स्वास्थ्य के कारण से, कई बार कोई मना करता है। कहला मैं इसलिए नहीं खाता हूं कि 1 किलो चावल ये अगर खाया जाए तो 3000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। अब एक व्यक्ति की सोच है, उस नाते से विचार आया कि धान की हमें भी उपज कम करनी चाहिए। एक समय था जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन के नाते से क्वांटिटी बहुत चाहिए थी हमको, चाहे धान है, चाहे गेहूं, चाहे बाकी चीजें हैं। 1960 में हरित क्रांति के नाते से आगे बढ़े, हमने अंधाधुंध इन चीजों को आगे बढ़ाया और उसके अंदर खास करके जो रासायनिक खाद होते थे उनका जब हमने उपयोग किया तो उसका दुष्परिणाम क्या हुआ कि जहर के नाते से भी वो जो रासायनिक खाद है वो उस अन्न के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर जाने लगा। यानी नई नई विधाएं हमको देखनी पड़ेंगी कि शरीर को खाद्यान्न ठीक मिले। खाद्यान्न जितना आज हो गया है उतनी आज हमारी आवश्यकता भी नहीं है। तो हमने उसमें से विचार करके कि धान को कैसे कम किया जाए, 2 वर्ष पहले योजना बनाई। 2 वर्षीय जो हमने पानी की एक प्रबंधन की योजना बनाई, उसके अंदर धान को कम करने के लिए एक नारा हमने दिया, मेरा पानी मेरी विरासत। कि मेरा जो पानी है वो केवल
मेरे लिए नहीं है, बल्कि विरासत के नाते मुझे अगली पीढ़ी को भी देके जाना है। तो इसलिए धान की बिजाई कम करो। और मुझे खुशी है कि पहले साल में 98,000 एकड़ ये धान की बिजाई कम हुई। 98,000 एकड़। इस बार का हमारा टारगेट है कि हम चाहते हैं कि जितना धान है 2 लाख एकड़ हम उसमें से कम कर सकें, ताकि पानी की बचत उसमें से हो। तो मित्रों, इस धान की बात हो, चाहे गन्ने की बात हो, मक्के की हो, कपास हो, फल सब्जियां, सब में ही इरिगेशन का प्रकार बदलना होगा। ठीक है, इसमें हमारे कुछ साधन लगेंगे। साधन में हमने तय किया कि पानी से कीमती कोई चीज नहीं है, पानी सबसे ज्यादा कीमती है, बाकी सब साधन उतने कीमती नहीं है, उसको हम भुगतान कर लेंगे। लेकिन पानी कम हो गया तो उसकी कीमत नहीं अदा की जा सकती। इसलिए आज तो हमको भले ना लगे, आज हम सोचते हैं पानी फ्री में मिल रहा है, पानी का जितना उपयोग कर लो, लेकिन ये नहीं पता कि अगली पीढ़ी जब आएगी उनको पानी नहीं मिलेगा तो कितनी कीमत चुकानी पड़ेगी, इसका अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। बल्कि कुछ विशेषज्ञों की तो राय यह है कि पानी जिसका उपयोग है उसका भी जिसको कहना चाहिए उसके ऊपर प्रतिबंधित करना चाहिए कि इतना ही पानी उपयोग करो, इससे ज्यादा मत करो। अभी हमारे यहां तो अभी उसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। हमारी मैडम जो हमने वाटर अथॉरिटी बनाई है, मैडम केशीनाथ अरोड़ा, इनको कहा है कि सारे अध्ययन करने के बाद हमको बताएं कि पानी का उपयोग कैसे कम किया जाए। तो उसके लिए कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पानी के ऊपर थोड़े चार्जेस बढ़ा दिए जाए और बाद में जो पानी हम ट्रीट करते हैं उस ट्रीट किए हुए पानी को रीयूज करने का जो रास्ता वो खोलना चाहिए, ताकि जो पोर्टेबल वाटर है, नहर का पानी है, कच्चा पानी है, वो अगर महंगा मिलेगा तो अपने आप बाकी उपयोग में, चाहे खेती होगी, चाहे उद्योग होगा, चाहे अन्य ऐसे उपयोग जिसके अंदर ट्रीटेड वाटर का उपयोग किया जा सकता है, उसका प्रचलन हमको करना पड़ेगा। और मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे जो 200 के लगभग ट्रीटमेंट प्लांट ये अभी इस समय हरियाणा में चल रहे हैं और उस ट्रीटमेंट प्लांट का मोर देन 50% पानी ये हम रीयूज कर रहे हैं। हिदायत तो यह है कि ट्रीटमेंट पानी, ट्रीटेड वाटर का भी एक बूंद ड्रेन आउट नहीं होना चाहिए। उसका उपयोग सिंचाई में करें, उसका उपयोग इंडस्ट्री में करें, उसका उपयोग बगीचे में करें, यानी म्यूनिसिपैलिटीज को दें। ऐसे उपयोग के कारण से ही हम जो है पोर्टेबल वाटर, अपना नहर का पानी बचा सकते हैं। तो इसलिए मित्रों, ये बहुत चैलेंज है। इस चैलेंज को हर बूंद पानी की बचाई जाए, इस प्रकार से इसको लेना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने भी एक हमको एक लाइन बोल करके आह्वान किया था, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, अर्थात एक एक बूंद को बचा करके हमको जो है पानी इसका वो लेना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं बूंद का बड़ा महत्व है। एक कहावत हमने सुनी होगी ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और बूंद बूंद से ही सागर, यानी बचाना एक एक बूंद है। और हम सब मिलकर के पानी की बचत की ओर आगे बढ़ेंगे तो आने वाला एक संकट हमारा जो पानी का है उसको हम निश्चित रूप से उस संकट को टाल पाएंगे। बहुत लोग तो यहां तक कहते हैं कि 2 वर्ल्ड वार हुई है, आगे आने वाले समय में अगर कभी कोई 3rd वर्ल्ड वार होगी तो पानी के विषय पर होगी। पानी का संकट इतना बड़ा आ सकता है। तो इसलिए हमारी सबकी एक जिम्मेवारी है, चाहे वो कृषि है, चाहे उद्योग है, हमें अपने प्राकृतिक जल स्रोत इनको भी बचाना भी होगा और नए नए ऐसे जल स्रोत उनको एक प्रकार से चाहे वृक्ष लगा करके, चाहे बांध बना करके, चाहे पानी को रिचार्ज करके, इन सारे विषयों को भी हमको करना होगा। आने वाला समय, ये जो चुनौती है, उस चुनौती को कैसे हम हल करें, उसमें से आज का जो ड्रिप इरिगेशन का जो कार्यक्रम चलाया गया है, इसके लिए मैं अपना जो सिंचाई विभाग है, मिकाडा खास करके उनको बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूं कि आने वाले समय में इसको और कैसे आगे बढ़ाएं। सरकार की ओर से साधन की कोई कमी नहीं आने देंगे। बजट जितना आवश्यक है इस काम के लिए उतने बजट का उपयोग करेंगे। पानी एक प्रकार से अमूल्य है, पानी की कोई कीमत ऐसी नहीं है जिसको हम चुका सके। पानी बचाना है। हम अगर उदाहरण लेते हैं इजराइल का, इजराइल एक ऐसा प्रदेश है कि जो बहुत संघर्ष करके अपने आप को आगे बढ़ा पाया है, लेकिन रेगिस्तान है, पानी नहीं है वहां। तो हर काम, यानी जो उनकी खेती की एक एक फसल, एक एक पौधा, वो माइक्रो इरिगेशन से ही अपनी खेती सिंचाई करते हैं। खुली सिंचाई तो सपने भी कभी सोची नहीं है। एक बार एक इजराइल का जो ग्रुप है हमारे आ गया, वो हिसार से सिरसा जा रहे थे, रास्ते में एक नहर वो टूटी हुई, कहीं टूट गई होगी किसी भी कारण से, जब उसका पानी लगातार इतना बह रहा था, वो वहां रोक करके गाड़ी खड़े हो गए
कि ऐसा पानी, इतना पानी जो बह रहा है, ये कहां जा रहा है, कहां से आया। उन्होंने कभी इस प्रकार से पानी बहता हुआ नहीं देखा था। जो बहता हुआ पानी इस प्रकार का, वो कहते हैं हमारे यहां तो हम लाल, यानी बिल्कुल जिसको कहते हैं लालसा पानी की ऐसी है कि ये पानी हम कोशिश करें कि यहां से, आपके यहां से ले जा करके हम इजराइल में पानी का उपयोग कर लें। तो उस प्रकार के संकट वाले प्रदेश, वो भी अपने आप को जीवित रखे हुए हैं, वो भी प्रगति कर रहे हैं, बल्कि दुनिया में इजराइल जो है बहुत आगे बढ़ चुका है कुछ मामलों में। तो ऐसे हमको भी, चाहे छोटा प्रदेश हो, बड़ा प्रदेश हो, हमको उनको अनुसरण करना चाहिए। और पानी की इस बचत के लिए आज जो ये एक प्रकार से जो योजना बनाई है, इसके लिए मैं बहुत बहुत विभाग को शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि इस अपने टारगेट में हम लोग सफल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।